बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से आर्मी अदालतों का जो मामला सामने आया है। क्या आर्मी अदालतें जिसकी बात हो रही है कि सिविलियन के ट्रायल के लिए आर्मी अदालतें कायम हो सकती हैं, नहीं हो सकती, इस पर जो सीनियर कानूनदान है उनकी क्या राय है, आर्मी अदालतों की तारीख क्या है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि यूक्रेन के चीफ जस्टिस को करप्शन में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका हवाला बहुत दिया जा रहा है हमारी हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक अफसर को, जो जाली अफसर था, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसने किस किस को जो किस किस के खिलाफ और किस किस को ब्लैकमेल किया था, किस किस से पैसे बटोरे और ना सिर्फ पैसे बटोरे बल्कि उनकी जानिब से ब्लैकमेल, प्रेशराइज, हिरासा किया गया सुप्रीम कोर्ट के, और वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के जज का पर्सनल स्टाफ मेंबर कह के वो पैसे लोगों से लेता रहा और फिर ये मामला सामने आया। उससे पहले बात कर लेते हैं फौजी अदालतों के हवाले से कि क्या वो सिविलियंस के मुकदमात को सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि 2015 में फ़ौज को आम शहरियों के मुकदमात फ़ौजी अदालत में चलाने की इजाज़त दी गई थी नवाज शरीफ के दौर में। 90s में भी नवाज शरीफ के दौर में फ़ौजी अदालतें बनी थी और 2015 में भी, जब 2014 में 16 दिसंबर 2014 को जो पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह दिन है, जिस दिन मासूम बच्चों को APS पेशावर में दहशतगर्दी के हमले में शहीद कर दिया गया था, उसके बाद फिर दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए फ़ौजी अदालतों का क़याम अमल में लाया गया था 2015 में, और उसमें इजाज़त दी गई थी। अदालतों के तरीक़ेकार के हवाले से काफ़ी उस वक्त बहस हुई थी और फिर जब ये सारे मामलात सामने आए थे तो उसमें ये बात सामने आई कि आइन और कानून के मुताबिक जो, और इसको रज़ा रबानी ने कहा था कि पार्लियामेंट आखिरी सांस ले रही है, और चूँकि उसके लिए आइन में तरमीम ज़रूरी थी, आइन में तरमीम हुई 2 साल के लिए और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती जज ने नज़रिया ज़रूरत के तहत आर्मी अदालतों को रखा, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि ये 2 साल से आगे नहीं बढ़ेंगी। तो उसमें फिर आप जाते हैं, जब कलभूषण का मामला गया, इंटरनेशनल जो कमीशन ऑफ जूरिस्ट था वहाँ पर गया, तो वहाँ पर भी इस बात को डिस्कस किया गया कि आप आर्मी अदालतों से मुराद ये है कि आप उनका जो फेयर ट्रायल का हक है वो आप नहीं दे रहे, और इस पर सवालात उठे थे। उसके बाद जो फ़ौजी अदालतें हैं उसमें जो फ़ौजी अदालतों के बारे में ये कहा गया था कि फ़ौजी अफसरान या तनसीबात पर हमले, अगवा बराए तावान, धमाका खेज़ आतिशी आसिला, खुदकुश जैकेट या दीगर मवाद रखना, ज़ख़ीरा करना या मुंतकिल करना, दहशतगर्द हमलों के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल करना या डिज़ाइन करना, किसी को ज़ख्मी या कत्ल करना, दहशतगर्द हमलों में इस्तेमाल होने वाले असलहा रखना, किसी भी तरह से रियासत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना, पाकिस्तान में दहशत और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना। इन में पाकिस्तान के अंदर कहा गया था कि रियासत के ख़िलाफ़ जंग छेड़ना, ये वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दी थी कि जो इन इल्ज़ामात में मुलव्वस होगा उनका मुकदमा फ़ौजी अदालतों में चलाया जाएगा। फिर आपको याद है कि 23वीं तरमीम के ज़रिए जो 2017 में इनके इख्तियारात में 2 साल मज़ीद तोसी हुई थी, और उसके बाद 23वीं तरमीम के ज़रिए इसको फिर ख़त्म किया गया था, और जिसकी मुद्दत 30 मार्च 2023 थी, जो अब ख़त्म हो चुकी है, और 30 मार्च 2019 के बाद फिर इनको तोसी नहीं दी गई थी। 2015 में 2 साल के लिए बनी, 23वीं तरमीम हुई, 23वीं तरमीम के बाद दोबारा 2017 में 2 साल के लिए तोसी हुई, जो मार्च 2019 में ख़त्म हो गई, जिसकी दोबारा तोसी ना हुई। पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बहुत इस पर फैसले थे, और पेशावर हाई कोर्ट के जो साबिक जज थे उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो 200 से 300 फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले थे उनको गैर आइनी और गैर कानूनी डिक्लेयर किया था, और जो मामला आज तक पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसी तरह कुछ फ़ैसले लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में भी आए थे, उन्होंने भी काफ़ी फ़ैसलों को कलअदम करार दिया था। फिर इन्हीं फ़ैसलों का हवाला दिया गया इंडिया की जानिब से, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थी या जूरिस्ट था, वहाँ पर कि जी जब पाकिस्तान की अदालतें ये कह रही हैं कि ये जो फ़ौजी अदालतों का निज़ाम है ये दुरुस्त नहीं है, तो ये कैसे कलभूषण को फ़ौजी अदालतों के ज़रिए ट्रायल करके उसको सज़ा सुना सकते हैं, जिस पर उनकी जो रिव्यू थी वो मंजूर तो नहीं हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को ये कहा गया था कि आप दोबारा से इस पर नज़रसानी करें और दोबारा से आप इनको जो हक है, जिस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई कि जी इसमें वो अपना को वकील मुकर्रर करे इंडिया, और ये जो केस है अदालत इसको चलाए। तो वो आज तक फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा है और भारत की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया था। अब ये इसकी हिस्ट्री है। तो जब मार्च 2019 में ख़त्म हो चुकी हैं, तो क्या बाद में दोबारा फ़ौजी अदालतों के ज़रिए ट्रायल हो सकता है? क्योंकि हमारा जो आर्मी एक्ट है वो तो इस मामले पर खामोश है, इसीलिए आइन में तरमीम की गई थी।
उस आइनी तरमीम को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नज़रिए ज़रूरत के तहत कहा था कि इसको दोबारा तौसीह नहीं दी जाएगी। और अब देखना ये है कि और उसमें जितने भी सीनियर कानूनदान हैं, एतजाज़ हसन साहब हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, इसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब हैं, हत्ता कि जो रीमा उमर और बाकी जो पीडीएम से तल्लक रखने वाले हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि किसी भी सूरत में मामला फ़ौजी अदालतों में, जो सिविलियन का मामला है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं जाना चाहिए। बहरहाल अब देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचता है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के एक जारी अफसर को गिरफ्तार किया गया और उसके हवाले से इंकशाफ ये हुआ है कि वो अपने आप को जज का पर्सनल स्टाफ समझते थे और मुलज़म का नाम था शुएब बिलाल शुएब, और वो पर्सनल स्टाफ और अपने आप को डिस्ट्रिक्ट जज ज़ाहिर करता था। और उसने कई सीनियर अफसरान को और अवाम उन्नास को पैसे उनसे लिए थे और उनको ब्लैकमेल करता रहा, प्रेशराइज और हरासा करता रहा, उनको नौकरी का झांसा देता रहा, उनके केसेस हल करवाने का झांसा देता रहा और इस तरीके से वो पैसे लेता रहा। एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए उस जालसाज को गिरफ्तार किया है और उसमें ये कहा गया है कि ये जो केस था ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा था और वो मुख्तलिफ इदारों का भी अपने आप को अफसर बन के लूटता रहा। ये काफ़ी अरसा से चलता आ रहा था। एक केस एंटी करप्शन के पास आया जिसमें कहा गया कि जी सुप्रीम कोर्ट का फलां अफसर है वो हमसे 21 लाख रुपए ले चुका है नौकरी के झांसा देने पर, और वो ना नौकरी हमें दिलवा रहा है और ना पैसे वापस कर रहा है। जब ये मामला खुला और फिर जब तफ्तीश अभी हो रही है तफ्तीश, और उसमें ऐसे ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि फ़लाँ अफसर से इतने पैसे लिए गए कि आपका सुप्रीम कोर्ट से काम हो जाएगा, फ़लाँ से ये लिया गया, फ़लाँ को कहा गया आपकी सेशन अदालत में ये फ़ैसला हो जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फ़ैसला हो जाएगा। उसने इतना ब्लैकमेलिंग करके करोड़ों रुपए कमाए। हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलज़म ने मुख्तलिफ तालबात से स्कॉलरशिप के नाम पर भी पैसे वसूल किए और उसके कब्जे से पम्फलेट्स, डायरीज़, फाइलें और मुतअद्दिद मोहरें बरामद हुई हैं, जबकि झंडे और कई जाली सर्विस बुक्स भी कब्जे में ली गई हैं। हुकाम के मुताबिक बिलाल शुएब खुद को मुख्तलिफ इदारों के सरबराह के तौर पर भी पेश करता और लोगों से रकम वसूल करता था और अब उस पर तफ्तीश जारी है। और इस तरह की एक चीज़ आप याद रखें कि कभी भी आप इस तरह के झांसे में ना आएँ। इस तरह का काम हमारे मुल्क में क्यों होता है? एक तो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, दूसरा हमारे लोग हमेशा दरमियानी रास्ता जो चोर दरवाज़ा है उसके ज़रिए कुछ हासिल करना चाहते हैं और जिसकी वजह से इन ब्लैक मेलर्स का कारोबार चलता रहता है और इनका कारोबार कभी बंद नहीं होता और ये फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो ज़रूरी ये होता है कि आप अगर किसी के ऊपर इस तरह का एतमाद करने लगे हैं तो आपको ये देखना होता है कि क्या वो बंदा काबिल एतमाद है या नहीं है, और फिर आप कोई उससे कोई मामला करते हैं। लेकिन जब आप अंधाधुंध रिश्वत देते हैं तो आपको पता है रिश्वत देने लेने वाले दोनों के लिए सज़ा है, दोनों के लिए जो हमारा इस्लामिक लॉ है वो उस पर अमल दरामद होता है। दूसरी जानब यूक्रेन के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के सरबराह को 27 लाख डॉलर की रिश्वत की इंक्वायरी के मामले में हिरासत में लेकर ओहदे से बरतरफ कर दिया। ये वहाँ की जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ यूक्रेन को 27 लाख डॉलर की रिश्वत की इंक्वायरी में ओहदे से हटा के बरतरफ कर दिया और उनकी नज़रबंदी के बाद 142 में से 140 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के इजलास में उन्हें ओहदे से हटाने के फैसले की हमायत की। यूक्रेन की सुप्रीम कोर्ट के सरबराह को रिश्वत सतानी की तहकीकात में हिरासत में लिए जाने के बाद उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया, जिसे एंटी करप्शन हुकाम ने अब तक सबसे बड़ा केस करार दिया है। स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर ऑफिस के प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिश्वत सतानी की मुश्तबा स्कीम के हिस्से के तौर पर हिरासत में लिया गया था और इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सरबराह को हिरासत में लिया गया और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर दीगर अफराद की जांच पड़ताल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक हंगामी इजलास के चंद घंटे बाद ही उनको अदम एतमाद का वोट देते हुए अदालत के सरबराह के तौर पर उनकी बरतरफी के खिलाफ वोट आया था। वहाँ जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है तो वहाँ पर जो अदम एतमाद का कंसेप्ट है यूक्रेन में, वो बहुत सारे मगरबी ममालिक में जजेस के खिलाफ अदम एतमाद, जब मेजॉरिटी जो जजेस हैं वो अपने सरबराह के ख़िलाफ़ दे दें तो इसका मतलब ये होता है कि वो एतमाद खो चुका है और उसको ओहदे से हटाया जाता है और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हमारे यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है जहाँ कोई केस साबित ही नहीं होता, जहाँ पर कोई मामला आगे चलते ही नहीं है और ये सिलसिला ऐसे चलता रहता है। बहरहाल अब इसको देखते हुए जो हमारे मुल्क में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक लॉबी है जो काम कर रही है, वो भी कहते हैं कि अगर यूक्रेन में
چیف جسٹس کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، تو ہمارے پاس تو بہت ثبوت ہیں، ہمیں بھی کارروائی کرنی چاہیے۔ اور چونکہ جو سپریم جوڈیشل ہے، کونسل ہے، وہاں پر تو معاملہ جائے گا تو چیف جسٹس خود چیئرمین ہوں گے، تو اس وجہ سے ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہوئے چیف جسٹس کو ہٹانا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔